discuss application of inductive effect. In our last lecture, we have discussed inductive effect in detail. Towards the time for discussion of its applications. Before discussing applications of inductive effect, we must focus our attention towards the channel. Please subscribe the channel in 5 seconds. Number 1, 2, 3 and 4. After subscription, we begin with first application, and first application is acidity of acids. हम लोग आज कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिस्कस करेंगे। हमको मालूम है कि लॉरी और ब्रॉन्स्टेंट ये कहते थे कि प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। क्या कहते थे? प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। एंड हाउ इजली वन कैन डोनेट प्रोटॉन विल बी इट्स स्ट्रेंथ। और कितनी आसानी से वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, वही उसकी स्ट्रेंथ होगी। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ये फिगर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का। अब एसिड से प्रोटॉन लेने के लिए कोई बेस आएगा, तो जब बेस यहां पे आ जाएगा, बेस, तब वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन कोई भी आसानी से डोनेशन नहीं कर देता है। डोनेशन करने के लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तभी वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। हम लोगों को मालूम है, जैसे हम ये कहें कि तुम्हें विश्व विजय करनी है, तो तुम किस देश पर पहले आक्रमण करना चाहोगे? तो जो अक्लमंद होगा वो ये कहेगा कि हम छोटे छोटे देशों से शुरू करेंगे, वहां को जीतेंगे, वहां की सेनाओं को और असलहों को अपने में मिलाएंगे और फिर पावर इकट्ठा करते हुए जब शक्तिशाली हो जाएंगे तब बड़े देश के पास पहुंचेंगे। ऐसा कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कहे कि हम किसी बड़े देश से टकरा जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी ने हमसे ये कहा कि हमारे बाबा जी बहुत बहादुर थे। हमने पूछा क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया एक दिन वो टाइगर से लड़ने पहुंच गए। हमने पूछा क्या हुआ? कहे होना क्या था, टाइगर उनको मार के खा गया। तो इस तरह की बहादुरी की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम इंसान करते हैं वही ये स्पीशीज करेगी। जब बेस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के पास में आएगा तो जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का सबसे कमजोर हिस्सा होगा उसके ऊपर अटैक करेगा। सबको मालूम है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। सारे सिग्मा बॉन्ड्स में एक पाई बॉन्ड मौजूद है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में एक वीक बॉन्ड होता है। तो बेस के प्रभाव के कारण जो कमजोर पाई बॉन्ड है
वो यहां से शिफ्ट होकर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इस प्रभाव को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जब ये यहां पे चला गया तो ये इस जगह पर आ जाएगा, तो जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये इधर जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस जगह आ जाएगा। तो इस पूरे कारण का जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई, और जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके ऊपर आ गया, और जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया तो ये बेस के पास में पहुंच गया। इस कंप्लीट ट्रांसफर और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। इट इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। और ऐसा हो जाने से जो हम लोग का कार्बन था, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इससे जुड़े हुए ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O, और साथ में बन गया B और H। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, इसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, और वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। तो अब हम लोग देखें यहां पर ध्यान से, तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकलने के लिए इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है। बात समझ में आई? कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है। अब ध्यान से सुनो, कोई भी समूह जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर लगा देंगे वो डिटरमाइन करेगा एसिडिटी को। तो ये जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में अगर यहां पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तेजी के साथ में होगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। और इस तरह का काम जो है वो -I ग्रुप करेगा। इस तरह का काम -I ग्रुप करेगा। तो -I ग्रुप, -I समूह जो होगा विल इंक्रीज दी एसिडिटी। जो -I समूह होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देगा।
इसी प्रकार से प्लस आई ग्रुप जो होगा, अगर हम लोग प्लस आई ग्रुप को लगा दें यहां पर, तो उसका काम क्या होगा, वो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो वो जब कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ये लोन पेयर की शिफ्टिंग इधर और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर बहुत कठिनाई से होगी और एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है प्लस आई ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी। तो इतनी चीज फिर से रिवाइज कर लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होने का कारण मीजोमेरिक इफेक्ट है। दूसरी चीज माइनस आई ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिटी। और तीसरा पॉइंट प्लस आई ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी। माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देंगे और प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को कम कर देंगे। अब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल्स को यहां पर देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, let us see this acid and this acid. This one is known as formic acid, इसको कहेंगे फॉर्मिक एसिड, एंड इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। सबको मालूम है कि फॉर्मिक एसिड रेड आंट से मिलता है और एसिटिक एसिड विनेगर होता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग खाने के रूप में करते हुए देखा होगा। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों एसिड्स में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देन दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ नॉर्मल बॉन्ड। इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ना ही कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई ग्रुप है। CH3 ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो फॉर्मिक एसिड में तो नॉर्मल कंडीशन है, एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी प्रोटॉन का निकलना कठिन हो जाएगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। इन दोनों में फॉर्मिक एसिड अधिक स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड कम स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है क्लोरो एसिटिक एसिड Cl CH2 COH। एक हम लोगों का है
डाइक्लोरो एस्टिक एसिड और एक हम लोग का है ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। पहला है क्लोरो एस्टिक एसिड, दूसरा है डाइक्लोरो एस्टिक एसिड और तीसरा है ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। अब हमसे ये पूछा जाता है कि इन तीनों एसिड्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या एसिडिटी का कौन सा क्रम है। तो देखो ये -I ग्रुप है, 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 ये -I ग्रुप है। पहले कंपाउंड में एक -I ग्रुप है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। यहां पर 2 -I ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम करेंगे। यहां पर 3 -I ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम करेंगे। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये क्रम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो एसिडिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी। एसिडिटी जो होगी वो नीचे की तरफ बढ़ेगी, अर्थात मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा डाइक्लोरो एस्टिक एसिड और डाइक्लोरो एस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा डाइक्लोरो एस्टिक एसिड और डाइक्लोरो एस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। तो बहुत आसानी से तुम्हें पता चल गया कि इन 3 एसिड्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और वो अगला एग्जाम्पल है जिसमें पहला कंपाउंड है नाइट्रोएस्टिक एसिड NO2 CH2 COOH। दूसरा कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड और तीसरा कंपाउंड है एस्टिक एसिड। और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एसिडिटी का क्रम क्या होगा। तो हम लोग देखें यहां पर ध्यान से, तो ये -I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इट इज ए नॉर्मल बॉन्ड, कोई डोनेशन नहीं होगा। ये +I ग्रुप होगा और +I ग्रुप का मतलब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन। तो अब हम लोग जान सकते हैं कि यहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी कम होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
तो इस क्रम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा नाइट्रोएस्टिक एसिड। तो एसिडिटी का क्रम ऊपर की तरफ चलने पर बढ़ता है। एसिडिटी का जो क्रम है वो ऊपर की तरफ चलने पर बढ़ता है। तो अब फिर से रिवाइज कर लो सबसे मुख्य चीज कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए वो एसिड होता है। दूसरा पॉइंट, जब बेस अटैक करता है तब होने वाले मीजोमेरिक प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है। तीसरी चीज, -I ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है। चौथी चीज, +I ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है। इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट 1 लेक्चर को भी ध्यान से देखो। अगले टर्न पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव बेसिस पर देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर कमेंट कर सकते हो। Thank you for watching and paying attention on this video.